गाइस, वेलकम टू माय होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता है, जो आपके NCERT 11th की क्लास अध्याय 3 का है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पहले आप जान लीजिए। भोजन पोषण पोषक तत्व स्वास्थ्य स्वच्छता जैसे शब्दों की परिभाषाएं होता तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन और पोषण की भूमिका को समझने में, संतुलित आहार क्या है, उसे कैसे तैयार करने में, उसे ग्रहण करने में किस प्रकार संकल्पना का उपयोग किया जाता है, यह जानने के लिए आहार की निर्धारित मात्रा जो RDA द्वारा परिभाषित की गई है और आहार संबंधित आवश्यकताओं और RDA के बीच में अंतर को समझने में, भोजन को उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार समझने में, किशोरावस्था में भोजन संबंधित आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने में और खान पान संबंधित विकृतियां के कारण लक्षण और पोषण संबंधित हस्तक्षेपों की पहचान करने में। ये इसके उद्देश्य है, जो सीक्वेंस में पॉइंट वाइज दिया गया है। अब हम इसके बारे में विस्तृत विस्तृत अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के आरंभ के साथ ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विकास की गति आकस्मिक रूप से तीव्र हो जाती है, चूँकि यह विकास हार्मोन्स की कमी से होता है, जो कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता रहता है। ऐसे समय में पौष्टिक भोजन खाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है। किशोरावस्था में यह शीर्षक पर होती है। 10 किशोर के वयस्क होने पर उतनी ही रहती है अथवा उसमें कम भी हो सकता है। कितने बच्चों में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है थोड़ा कम होती है, किशोरावस्था में अधिक हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती भी जाती है। पुराना कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन, अर्थात जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर का विकास होगा। जैसे प्रतीत होता है, हम विभिन्न प्रकार का भोजन जैसे दाल, रोटी, डबल रोटी, चावल, सब्जी, लस्सी इत्यादि लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वास्थ्य और स्फूर्ति रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य रहने के लिए किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। भोजन पोषक तत्वों के हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान ही पोषण कहलाता है। अर्थात यूँ कर सकते हैं, भोजन और पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास में सहायक हो, उन्हें हम पोषण कहते हैं। वास्तव में पोषण और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, अतः इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर ही निर्भर होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर आप देख रहे हैं वो फिट है, स्वस्थ है, तो उसका मूल आधार क्या है? उसका पोषण, उसका आहार है, जो वो ग्रहण करता है और सही मात्रा में ले रहा है। इस प्रकार हम कह सकते पोषण जो हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। अतः स्वास्थ्य को रखरखाव का एकमात्र महत्वपूर्ण कारक भोजन ही है। आइए अब हम भोजन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रखरखाव को प्रभावित करें। भोजन क्या है? भोजन जैसे एक ठोस या लिक्विड पदार्थ भोजन जो भीतर निगलने, पचाने एवं अवशोषित होने के पश्चात शरीर में पोषक तत्व जैसे अनिवार्य प्रदान करता है, ऐसे स्वस्थ रखता है। यह जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन ऊर्जा उत्पादन करता है, शरीर का विकास करता है, सभी अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत करता है। यह शरीर के रोग भी करता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। पोषण क्या? पोषण एक विज्ञान है। इस विज्ञान में भोजन पोषक तत्वों और इसे समाविष्ट अन्य पदार्थों का विवरण शामिल है। पोषण में क्या शामिल है? आप कह सकते हैं भोजन पोषक तत्वों और समाविष्ट अन्य पदार्थों का विवरण शामिल है। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन, हालांकि यह शारीरिक आयामों को दर्शाता है, परंतु भोजन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू भी है।
भोजन पोषक तत्व भोजन में विद्यमान के वो घटक हैं जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। पोषक तत्व को कई भाग में बांटा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा शामिल है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व जैसे दूध में प्रोटीन, वसा इत्यादि। कार्बोज के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, ये कार्बोज के स्रोत हैं। प्रोटीन की दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, ये सब अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वही वसा, घी, तेल इत्यादि आते हैं। खनिज में मिनरल्स में आप ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स इत्यादि शामिल हैं। रेशेदार फाइबर जैसे आप छिलकेदार किसी भी सब्जियों या फलों या अनाज से प्राप्त उसके रेशे से फाइबर प्राप्त किया जा सकता है। हम स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम इन्हीं पोषक तत्वों को दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर बृहद पोषक तत्वों में वर्गीकृत करते हैं। इसके दो मुख्य तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो इसमें कार्बोज प्रोटीन और वसा आते हैं। वहीं माइक्रो में विटामिन और खनिज आते हैं। तो संतुलित आहार हम किसे कहते हैं? संतुलित आहार हुआ आहार जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशे सही अनुपात में विद्यमान हो। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन ये सब समुचित अनुपात में विद्यमान हो, इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से एक व्यक्ति की दिनचर्या के अनुसार पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की सबसे आहारीय मात्रा RDA जिसका फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की पूर्ति करता है तो अतिरिक्त मात्रा में भी इससे पहले भी शामिल होती, क्योंकि RDA अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। RDA संबंधित मात्रा RDA व्यक्ति की आवश्यकता और उसकी सुरक्षा की मात्रा को ध्यान में रखकर किया जाता है। RDA बनाने के लिए निम्नलिखित बातें से विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना है। पोषक तत्व जैसे RDA के अनुसार ही होते हैं। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको मैक्रोन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इस प्रकार ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, वहीं सूक्ष्म में आयोडीन, लौह, खनिज तत्व आ जाते हैं। ये आपकी विटामिन्स, ये आप इसको ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। और वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक होती है, जबकि वही सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें कम पड़ती है, जो में दैनिक खान पान से पूर्ति हो जाती है। उसके लिए हमें अतिरिक्त किसी भी अनाज को लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, पोषक तत्व हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करते हैं। लंबाई के अनुसार शारीरिक वजन भी बनाया जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है? WHO द्वारा जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है आपने याद भी किया हो और इससे अवगत भी हो। ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी अच्छी तरह होने की स्थिति या केवल रोगों तथा आवश्यकता के न होने की स्थिति है। यह परिभाषा 1948 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
ये परिभाषा अभी तक ऐसी चल रही है। हम सभी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य सभी शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा लेना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोजमर्रा की समान मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक, इसे मन की भावनाओं और मन के विचारों यानी मानसिक स्वास्थ्य का एक अनिवार्य सूचक है। जो मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन सही तरीका यह दिखाना है कि व्यक्ति कितने प्रभावी रूप से, कितने सफलतापूर्वक अस्वीकार को करता है और वो कितने उस कार्य को करने में कितना सक्षम है, ये दर्शाता है। वो तनाव से सामान्य स्तरों से निपटने में सक्षम है, संतोषजनक संबंध बनाए रखना, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और कठिन परिस्थितियों को उभरना भी, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अगर वो ठीक हो, अगर उसका मानसिक विकास या मनोवैज्ञानिक रूप से वो स्वस्थ है तो वह किस कठिन परिस्थितियों में भी उभर सकता है। स्वास्थ्य फिटनेस, वैसे तो इधर कुछ खास नहीं है आपके लिए, फिर भी आप जान लीजिए। स्वास्थ्य के 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य को इस 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। देखिए, एरोबिक व्यायाम द्वारा स्वस्थता, मांसपेशियां मजबूती, मांसपेशियां सहनशीलता, लचीलापन और शारीरिक संरचना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में स्वास्थ्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ये 5 श्रेणियां हैं जिसको बांटा गया है। स्वस्थ होने से आप मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप किसी भी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर से आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा, आप उस कार्य करने से पीछे हटेंगे। ये उस व्यक्ति की अस्वस्थता के इंसान अस्वस्थता को दर्शाता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो तुरंत तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करता है, तो व्यक्ति नियमित शारीरिक मांगों की शरीर की सुरक्षित ऊर्जा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, अचानक आई चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार हम स्वास्थ्य और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग किया गया। इन खाद्य वर्गों को कई भागों में बांटा गया है। इन खाद्य वर्गों को कई भागों में बांटा गया, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग भागों में बांटा है। तो विद्यमान पोषक तत्वों के आधार पर ये वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर सभी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ को भारतीय चिकित्सा, ये आपके एग्जाम में बेहद कई बार पूछे गए हैं, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, जिसका शॉर्टकट ICMR है, इसे 5 मूलभूत खाद्य पदार्थों का सुझाव दिया गया। इन्होंने 5 भागों में विभाजित। प्रथम, अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादक, दाल और फलियां, दूध और मांस के उत्पादक, फल और सब्जियां, वसा और शर्करा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। नेक्स्ट, पांच खाद्य वर्गों को संक्षिप्त रूप से वर्गीकृत किया गया है।
आप जो इस तरह फिगर से भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये खाद्य वर्ग जो ICMR द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, प्रथम में खाद्य अनाज खाद्यान्न और उनके उत्पादन, तो जिसके अंतर्गत चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, उनके उत्पादन जैसे चावल की कन्नी, गेहूँ का आटा आदि। कन्नी आप समझ रहे हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं। पद्धति वही दालें और फलियों में काला चना, उड़द, मूंग, मलका मसूर, साबुत और दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां आदि हैं। वही दूध और मांस में देखेंगे आप, उनसे बने उत्पादन में देखेंगे, दूध से दही बनता है, इसके मिल्क बनता है, पनीर, मक्खन, घी आदि आते हैं। इसके पद्धति के पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B, विटामिन 2, फोलिक एसिड और लौह तत्व तथा रेशे हैं। इनको हम ग्रहण करने से इन पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दालों फलियों से ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B, B2, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व और रेशा प्राप्त होते हैं। दूध में मांस से प्रोटीन, वसा, विटामिन D, B12 और कैल्शियम उचित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मीट, मुर्गा, कलेजी, मछली, अंडा, मांस, मछली, ये सब भी आपके दूध, मांस और उनके बने उत्पादक के अंतर्गत ही आते हैं। फोर्थ, फल और सब्जियां के अंतर्गत आप देख सकते हैं आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी, तरबूज आदि। जैसे कि आम फलों का राजा भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और उच्च कोटि के पाए जाते हैं। वही अमरूद विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है। पका हुआ टमाटर में कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। संतरा, मौसम्बी, तरबूज आदि हैं जो कैरोटीन, विटामिन C युक्त रेशे हैं। सब्जियां जो हरी सब्जियां, चौलाई, पालक, सहजन, पत्तियां, धनिया, सब्जी पत्ती, सब सरसों के पत्ते, मेथी के पत्ते आदि, इन सब में कैरोटीन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल और कैल्शियम, लौह तत्व तथा रेशा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य सब्जियों में आप देख सकते हैं जैसे गाजर, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, सेम, प्याज, सहजन, फूल गोभी आदि हैं। इनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कैरोटीन, फोलिक एसिड, कैल्शियम तथा रेशा, जो उचित मात्रा में हमारे शरीर में, जिसको ग्रहण करने से उचित मात्रा में हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। वसा और शर्करा, वसा शर्करा में से घी, मक्खन, हाइड्रोजन के तेल, खाना बनने वाला तेल, मूंगफली, सरसों और नारियल का तेल, ये हमें ऊर्जा देती है। वसा जो वसा तथा जो एक अनिवार्य अम्ल जो हमारे शरीर में फैट को बनाए रखता है और शरीर में वो कांतिमान करता है। शर्करा, चीनी और गुड़ आदि। नेक्स्ट, आप देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको याद रखने होंगे। आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसको आप याद कर लीजिए, या आपको पता भी होगा क्वेश्चन करना, आप कहीं इसको नोट भी कर लीजिए। इसको आप इम्पोर्टेंस मार्क कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एक किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। वही 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगी। वसा 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मूलभूत खाद्य वर्गों को उपयोगित निर्देश आप देख सकते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। संतुलित आहार की योजना और मूल्यांकन दोनों के लिए किया गया है। यह दैनिक भोजन और पोषण शिक्षण हेतु किया जाता है। खाद्य वर्गों के आधार पर बनाया जाता है। प्रत्येक आहार में खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थों कम से कम अधिक से अधिक बार परोसना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के खाद्य पदार्थ भले ही समान है, लेकिन उसमें पोषक तत्व एक जैसे नहीं है। ये भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे कि जो देखने में तो लगती है कि एक जैसी है, पर किसी को किसी चीज़ की कमी जरूर रहती है पोषक तत्वों में। तो इस शाकाहारी भोजन जो संपूर्ण प्रोटीन ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त है,
उसका संयोजन उपयोग किया है। इसलिए अनाज और दालें जो हमारे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत शाकाहारी भोजन के लिए अनिवार्य। दूध और दही जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कच्ची सब्जियां और फलों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए जो कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के ऊपर आपूर्ति हेतु कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि दूध में लोहा, विटामिन सी, रेशे के अलावा सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। अनाज द्वारा कुल कैलोरी के 75% से अधिक की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। अनाज के द्वारा हमें सिर्फ 75% से अधिक पूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने भोजन को, आहार को संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित आहार की योजना बनाने से प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में चुने जाते हैं। दालों, अनाज पर्याप्त मात्रा में, फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में, मांस आदि मिश्रित मात्रा में, तेल और शर्करा अल्प मात्रा में लेनी चाहिए, जैसा कि हम पिरामिड यानी ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। आइए हम देखते हैं पिरामिड में आपका आहार को पिरामिड के द्वारा भी दर्शाया गया। प्रथम इसमें दिया गया है इस तरह भी हम कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम क्या है क्रमशः लगाने के लिए, तो ये प्रथम में है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद, जैसा कि हम पहले बताए। फिर फल और सब्जियां हैं, उसके पश्चात दूध और मांस के उत्पादक हैं, और दालें, फलियां, और लास्ट में वसा और शर्करा है। इसकी मात्रा को भी दर्शाया गया। देखिए आप फिगर के अनुसार देख सकते हैं कि क्या कम है और क्या ज़्यादा, जिसको आप अच्छी भली बातें समझ सकते हैं। हमारे शरीर में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज को अधिक वसा या कोलेस्ट्रॉल के बगैर प्राप्त किया जा सकता है। वसा तेल और मिठाइयों के लिए शिखर में थोड़ी सी जगह होनी जो दर्शाती है बहुत कम उपयोग किया जाना चाहिए। इस पिरामिड के अनुसार अल्कोहल पेय पदार्थों को नहीं दर्शाया गया, इन्हें सम्मिलित मात्रा में लेना चाहिए। काफ़ी चाय, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक शायद ही कोई पोषक तत्व है जो लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। ये भोजन का स्वाद बड़ा आनंद बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पिरामिड खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों पर जोर देते हैं। ये सभी वनस्पतिक खाद्य पदार्थ हैं। एक दिन में संपूर्ण आहार का लगभग 75% इन 3 वर्गों से होना चाहिए। यह की कार्य नीति द्वारा सभी लोगों को जटिल कार्बोज, रेशा, विटामिन और खनिज तथा बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होगी। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। हम इसमें देख सकते हैं शाकाहारी लोगों के लिए वनस्पतिक खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध, शुद्ध मेवे इत्यादि। वही अंडे, दूध, दही। अंडे को भी हम शाकाहारी के, कुछ लोग ये मानते हैं कि अंडा मांसाहारी के अंतर्गत, लेकिन नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अंडा मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी आहार है। इसको आप ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लें अंडा कैसा आहार है, शाकाहारी है या मांसाहारी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं जो शाकाहारी के लिए पर्याप्त भोजन होता है। पिरामिड के में दर्शाए गए 5 खाद्य पदार्थों में से 3 निचले खाद्य पदार्थों पर अधिक बल दिया जाता है। सभी पोषक तत्व प्रदान न करके और कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो एक वर्ग में खाद्य पदार्थ को अन्य वर्गों के पदार्थ के ग्रहण प्रयुक्त नहीं किया। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। किशोरावस्था में आहार का स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना अनिवार्य होता है। पोषण संबंधित आवश्यकताएं अत्यधिक भिन्न होती है। इसमें यौन आरंभ के दौरान तीव्र वृद्धि में शारीरिक संरचना परिवर्तन के कारण ये बढ़ जाती है, जिसमें पर्याप्त पोषण महत्वपूर्ण होता है।
चिरकालिक रोगों से बचा जा सकता है। पोषक तत्वों के ग्रहण से संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरावस्था में निर्धारित मात्रा में कम मात्रा में विटामिन ए, थायमीन, लोहा तत्व, कैल्शियम लेने की संभावना रहती। वर्तमान में देखने को मिलता है अधिक मात्रा में वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम लेते हैं। तो भोजन के बीच में खाने की आदत तो अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है। यदि आप अधिक वसा खाएंगे, अधिक प्रोटीन, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। किसी भी चीज़ की अल्पता या अधिकता शरीर के लिए घातक ही होती है। समान भाषा में कैसे खान पान संबंधित नियमित रूप से फास्ट फूड खाना, फल सब्जियाँ ना खाना, बराबर नाश्ता, डाइटिंग करना शामिल है। इन सभी मुद्दों को अलग अलग संबंधों से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इधर आप आ जाइए। देखते हैं इधर जो आपके योग को, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और जो आपके एग्ज़ाम में के लिए कारगर हो, उसी को हमें आपको पढ़ाना, उसी को आपको बताना है। देखिए, आहार संबंधित व्यवहार में परिवर्तन। अगर से आपको स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। यदि आप अपने खान पान और रहन सहन के तरीकों में बदलाव कर सकते हैं, तो भी आपको आहार संबंधित कोई परेशानी अंतकाल तक नहीं हो सकती। जैसे टीवी देखते समय खाना, आप कभी कभी देखते होंगे टीवी देखते हुए समय लोग खाना टीवी देखते समय खाना अधिक खा लेते हैं। तो कभी कभी इसका कारण हो जाता है कि व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हो जाता है, इसे डायबिटीज भी कहते हैं। कम कैलोरी कुछ की जगह अधिक कैलोरी का ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें अपने खान पान संबंधी आदतों में सुधार करना चाहिए। स्नैक्स वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। पानी जो 4 से 6 गिलास पानी विशेषकर भोजन से पहले पानी पीना अच्छा माना जाता है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होता, पेट भरने होने का एहसास होता है। हमें फलों का जूस बार बार ना पिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। 150 से 170 कैलोरी प्रति आपूर्ति पाई जाती है। इसलिए हमें फलों का जूस का सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाना चाहिए। अपने डाइट को संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रतिशत शरीर का वजन मापना भी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।